तस्वीर का चैप्टर जिसने व्हाइट हाउस में उठापटक मचा दी है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक ट्रंप की टीम इन तस्वीरों को रिवाइंड कर करके देख रही है। एक तरफ मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर, दूसरी तरफ बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल और तीसरी तरफ जापान में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। 3 चेहरे, 3 देश, 3 अलग अलग मोर्चे। भारत का फॉर्मूला देखिए, रूस से एनर्जी, चीन से सिक्योरिटी, जापान से टेक्नोलॉजी, उसके ट्रांसफर पर बातचीत। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दे दिया, भैया दोस्ती अपनी जगह, लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दांत पीसते हुए पूरी दुनिया को धमकी दे दी कि ईरान से दोस्ती महंगी पड़ेगी, ईरान से कोई भी व्यापारिक रिश्ता रखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान के 2 बेहद करीबी साझेदार रूस और चीन, दोनों से भारत अलग अलग रणनीतिक मोर्चों पर बातचीत कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयशंकर मॉस्को क्यों गए, डोभाल बीजिंग क्यों पहुंचे और पीयूष गोयल टोक्यो क्यों गए। आज इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की नई रणनीति को आप समझिएगा आसान शब्दों में। पीएम मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक बात तो क्लियर है कि भारत किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करने वाला है। क्लियर? आज आपको इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की कूटनीति और रणनीति का चैप्टर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी की शुभकामनाएं और निजी संदेश उनको सौंपा। इस दौरान पुतिन ने यह भी कह दिया कि मोदी जी से जल्द ही मुलाकात की उम्मीद है। बस यहीं से कहानी में थोड़ा भूचाल आ जाता है। व्हाइट हाउस स्टाफ के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि अगला पड़ाव है किर्गिस्तान। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाले एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात होने की पूरी संभावना है। और यह मामला सिर्फ 2 नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी एक ही मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग। अब जरा कैलेंडर पलटिए। एससीओ के सिर्फ 11 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, और अगर पुतिन और जिनपिंग दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर वही 3 चेहरे एक बार फिर साथ होंगे, आमने सामने होंगे। यानी वॉशिंगटन अगर कैलेंडर देख रहा है तो शायद कैलकुलेटर भी साथ लेकर बैठा होगा, क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। पहले किर्गिस्तान, मोदी, पुतिन, जिनपिंग, फिर दिल्ली, मोदी, पुतिन, जिनपिंग। इस पर आगे हम मैं और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कल मॉस्को में जो हुआ उससे ट्रंप की टीम की परेशानी कैसे बढ़ गई है वो बताती हूं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का वादा फिर से दोहरा दिया है। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी कारोबार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच करीब $60 अरब का व्यापार हो चुका है। यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की धमकी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा है। ईरान युद्ध से भारत में कच्चे तेल और यूरिया का संकट पैदा हुआ, लेकिन रूस के जरिए सप्लाई जारी रही। अब रूस भारत को यूरिया सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 60% फर्टिलाइजर रूस से मंगवाया था। जून 2026 तक भारत ने कुल कच्चे तेल का 50 से 55% हिस्सा रूस से इंपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत अब रूस को दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर अमेरिका इसलिए भी भन्नाया है क्योंकि दोनों देश अपने व्यापारिक लेन देन के लिए किसी एक करेंसी या डॉलर पर निर्भर नहीं है। ये दोनों देश मल्टी करेंसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रुपया और रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका को पहले ही अपने डॉलर की साख गिरने की चिंता सता रही है। अब आपको रूस के सीधे रूट को पकड़ते हुए चीन लेकर चलती, जहां एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक अहम बैठक करते हैं। मौका भारत चीन सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत के 25वें दौर का। इससे पहले दिसंबर 2024 में बीजिंग में 23वें दौर की वार्ता हुई थी।
और पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वें दौर की वार्ता हुई। यानी एक ही समय में भारत की कूटनीति के दो अहम मोर्चे एक्टिव हैं और संदेश साफ है। रूस से रिश्ते मजबूत रखने हैं, चीन से बातचीत बंद नहीं करनी है। भारत की रणनीति एकदम क्लियर है। जहां हित टकराते हैं वहां बातचीत जरूरी है, जहां हित मिलते हैं वहां साझेदारी जरूरी है। ये तस्वीरें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी गौर से देखनी चाहिए, जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को सिर्फ गले मिलने की कूटनीति बताकर मजाक उड़ा रहे थे। अगर विदेश नीति सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा नहीं रहा होता। क्योंकि अगर विदेश नीति वाकई सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पहुंच रहा होता। आज इन तस्वीरों को देखकर शायद राहुल गांधी को समझ आएगा कि विदेश नीति सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का खेल नहीं है, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर रणनीति साधने का खेल है। पीएम मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेजा है, जब अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चीन की हरकतों को लेकर आशंकाएं फिर से तेज हो गई है। याद रहे कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को यह याद दिलाने का बहुत अच्छा मौका है कि 2020 की गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ था, चीन की हरकत के बाद भारत ने ऐसे सख्त फैसले लिए कि चीन का व्यापार हिल गया, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कई तरह के। इन नियमों के तहत चीन से आने वाली कंपनियों के लिए भारत सरकार ने भारत की सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना मुश्किल कर दिया। बोली लगाने से पहले उन्हें संबंधित सरकारी कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराना और सुरक्षा मंजूरी को नेसेसरी कर दिया। इससे चीनी कंपनियां जो हैं, यानी चाइनीज कंपनियां, भारत के करीब 67 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। पाबंदियां लगाने के कुछ महीनों बाद चीन की सरकारी कंपनी CRRC को 2000 करोड़ के एक बड़े ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। फरवरी 2020 में भारत ने चीन के खिलौनों पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया और फिर मार्च 2023 में इसे दोबारा बढ़ाकर 70% कर दिया। इससे चीन से भारत का खिलौने का इंपोर्ट 2020 से 2241 करोड़ रुपए से गिरकर 2025 में सिर्फ और सिर्फ 391 करोड़ रुपए रह गया महज। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 7 सालों में चीन से भारत के खिलौनों को इंपोर्ट करने में जो गिरावट आई है वो 70% की है। आपको याद होगा भारत सरकार ने सुरक्षा में डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, याद है ना आपको? वो टिकटॉक भी था उसमें, वीचैट भी था, हाँ, यूसी ब्राउजर भी था। ये जितनी भी चाइनीज ऐप्स हैं इनका मार्केट ही खत्म हो गया। हालांकि इस दौरान भारत को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रहित के सामने हर मुश्किल को आपको देखना होगा और उसका सामना करना होगा। भारत का हमेशा से क्लियर स्टैंड रहा है, भले ही बाजार बड़ा है लेकिन राष्ट्रहित उससे भी बड़ा है और इसीलिए पीछे हटने का सवाल नहीं है। यही संदेश इस बार भी एनएसए डोभाल चीन लेकर गए। डोभाल का ये दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। 7 साल बाद ये भारत का दौरा होगा उनका, 7 साल बाद। 12-13 सितंबर को भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधि मंडल आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ करीब 200 चीनी अधिकारी थे। इस बार जिनपिंग के भारत दौरे से पहले LAC पर शांति और सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दा है। भारत और चीन ऐसी व्यवस्था बनाने पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें सीमा पर किसी भी तरह की झड़प या तनाव हो तो उसका असर दोनों देशों के बाकी रिश्तों पर ना पड़े। यानी कोशिश है कि सीमा पर तनाव को बातचीत के जरिए संभाला जाए और व्यापार, कूटनीति और दूसरे रिश्ते पटरी से ना उतरे।
रूस से एनर्जी, चीन से सिक्योरिटी, जापान से टेक्नोलॉजी, उसके ट्रांसफर पर बातचीत। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत ने पूरी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दे दिया, भैया दोस्ती अपनी जगह, लेकिन भारत का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दांत पीसते हुए पूरी दुनिया को धमकी दे दी कि ईरान से दोस्ती महंगी पड़ेगी, ईरान से कोई भी व्यापारिक रिश्ता रखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान के दो बेहद करीबी साझेदार रूस और चीन, दोनों से भारत अलग अलग रणनीतिक मोर्चों पर बातचीत कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जयशंकर मॉस्को क्यों गए, डोभाल बीजिंग क्यों पहुंचे और पीयूष गोयल टोक्यो क्यों गए। आज इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की नई रणनीति को आप समझिएगा आसान शब्दों में। पीएम मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। एक बात तो क्लियर है कि भारत किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं करने वाला है। क्लियर? आज आपको इन तीनों तस्वीरों के जरिए भारत की कूटनीति और रणनीति का चैप्टर देखना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और पीएम मोदी की शुभकामनाएं और निजी संदेश उनको सौंपा। इस दौरान पुतिन ने यह भी कह दिया कि मोदी जी से जल्द ही मुलाकात की उम्मीद है। बस यहीं से कहानी में थोड़ा भूचाल आ जाता है। व्हाइट हाउस स्टाफ के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगला पड़ाव है किर्गिस्तान। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच होने वाले एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात होने की पूरी संभावना है। और यह मामला सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर मौजूद रहेंगे। यानी एक ही मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग। अब जरा कैलेंडर पलटिए। एससीओ के सिर्फ 11 दिन बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, और अगर पुतिन और जिनपिंग दिल्ली पहुंचते हैं तो फिर वही तीन चेहरे एक बार फिर साथ होंगे, आमने सामने होंगे। यानी वॉशिंगटन अगर कैलेंडर देख रहा है तो शायद कैलकुलेटर भी साथ लेकर बैठा होगा, क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। पहले किर्गिस्तान, मोदी, पुतिन, जिनपिंग, फिर दिल्ली, मोदी, पुतिन, जिनपिंग। इस पर आगे हम मैं और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कल मॉस्को में जो हुआ उससे ट्रंप की टीम की परेशानी कैसे बढ़ गई है वो बताती हूं, क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का वादा फिर से दोहरा दिया है। भारत और रूस ने 2030 तक आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। 2025-26 में दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की धमकी के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार जारी रहा है। ईरान युद्ध से भारत में कच्चे तेल और यूरिया का संकट पैदा हुआ, लेकिन रूस के जरिए सप्लाई जारी रही। अब रूस भारत को यूरिया सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 60% फर्टिलाइजर रूस से मंगवाया था। जून 2026 तक भारत ने कुल कच्चे तेल का 50 से 55% हिस्सा रूस ही से इंपोर्ट किया था। इसके बदले में भारत अब रूस को दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर अमेरिका इसलिए भी भन्नाया है क्योंकि दोनों देश अपने व्यापारिक लेन देन के लिए किसी एक करेंसी या डॉलर पर निर्भर नहीं है। ये दोनों देश मल्टी करेंसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रुपया और रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका को पहले ही अपने डॉलर की साख गिरने की चिंता सता रही है। अब आपको रूस के सीधे रूट को पकड़ते हुए चीन लेकर चलती, जहां एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक अहम बैठक करते हैं। मौका भारत चीन सीमा विवाद पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत के 25वें दौर का। इससे पहले दिसंबर 2024 में बीजिंग में 23वें दौर की वार्ता हुई थी और पिछले साल अगस्त में नई दिल्ली में 24वें दौर की वार्ता हुई। यानी एक ही समय में भारत की कूटनीति के दो अहम मोर्चे एक्टिव हैं और संदेश साफ है। रूस से रिश्ते मजबूत रखने हैं, चीन से बातचीत बंद नहीं करनी है। भारत की रणनीति एकदम क्लियर है। जहां हित टकराते हैं वहां बातचीत जरूरी है, जहां हित मिलते हैं
वहां साझेदारी जरूरी है। ये तस्वीरें आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी गौर से देखनी चाहिए, जो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को सिर्फ गले मिलने की कूटनीति बताकर मजाक उड़ा रहे थे। अगर विदेश नीति सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर अपनी कूटनीतिक बिसात बिछा नहीं रहा होता। क्योंकि अगर विदेश नीति वाकई सिर्फ गले मिलने का नाम होती तो भारत एक साथ इतने मोर्चों पर इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पहुंच रहा होता। आज इन तस्वीरों को देखकर शायद राहुल गांधी को समझ आएगा कि विदेश नीति सिर्फ तस्वीर खिंचवाने का खेल नहीं है, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर रणनीति साधने का खेल है। पीएम मोदी ने इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेजा है, जब अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चीन की हरकतों को लेकर आशंकाएं फिर से तेज हो गई है। याद रहे कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को यह याद दिलाने का बहुत अच्छा मौका है कि 2020 की गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ था, चीन की हरकत के बाद भारत ने ऐसे सख्त फैसले लिए कि चीन का व्यापार हिल गया, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, कई तरह के। इन नियमों के तहत चीन से आने वाली कंपनियों के लिए भारत सरकार ने भारत की सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेना मुश्किल कर दिया। बोली लगाने से पहले उन्हें संबंधित सरकारी कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराना और सुरक्षा मंजूरी को नेसेसरी कर दिया। इससे चीनी कंपनियां जो हैं, यानी चाइनीज कंपनियां, भारत के करीब 67 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। पाबंदियां लगाने के कुछ महीनों बाद चीन की सरकारी कंपनी CRRC को 2000 करोड़ के एक बड़े ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। फरवरी 2020 में भारत ने चीन के खिलौनों पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया और फिर मार्च 2023 में इसे दोबारा बढ़ाकर 70% कर दिया। इससे चीन से भारत का खिलौने का इंपोर्ट 2020 से 2241 करोड़ रुपए से गिरकर 2025 में सिर्फ और सिर्फ 391 करोड़ रुपए रह गया महज। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 7 सालों में चीन से भारत के खिलौनों को इंपोर्ट करने में जो गिरावट आई है वो 70% की है। आपको याद होगा भारत सरकार ने सुरक्षा में डेटा प्राइवेसी का हवाला देते हुए 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, याद है ना आपको? वो टिकटॉक भी था, उसमें वीचैट भी था, हाँ, यूसी ब्राउजर भी था। ये जितनी भी चाइनीज ऐप्स हैं, इनका मार्केट ही खत्म हो गया। हालांकि इस दौरान भारत को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रहित के सामने हर मुश्किल को आपको देखना होगा और उसका सामना करना होगा। भारत का हमेशा से क्लियर स्टैंड रहा है, भले ही बाजार बड़ा है, लेकिन राष्ट्रहित उससे भी बड़ा है और इसीलिए पीछे हटने का सवाल नहीं है। यही संदेश इस बार भी एनएसए डोभाल चीन लेकर गए। डोभाल का यह दौरा इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा है और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं। 7 साल बाद ये भारत का दौरा होगा उनका, 7 साल बाद। 12-13 सितंबर को भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे, तब उनके साथ करीब 200 चीनी अधिकारी थे। इस बार जिनपिंग के भारत दौरे से पहले LAC पर शांति और सीमा विवाद सबसे अहम मुद्दा है। भारत और चीन ऐसी व्यवस्था बनाने पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें सीमा पर किसी भी तरह की झड़प या तनाव हो तो उसका असर दोनों देशों के बाकी रिश्तों पर ना पड़े। यानी कोशिश है कि सीमा पर तनाव को बातचीत के जरिए संभाला जाए और व्यापार, कूटनीति और दूसरे रिश्ते पटरी से ना उतरे।